नमस्कार। आज हम सीईसी ऑनलाइन लेक्चर में हिंदी विषय के अंतर्गत रीतिकाल के प्रसिद्ध नीति कवि, प्रवर्तक नीति कवि वृंद और उनकी नीति सतसई, इस पर प्रारंभिक चर्चा करते हुए उनके नीति सतसई के कुछ दोहों को व्याख्या की दृष्टि से देखेंगे। हम जानते हैं कि रीतिकाल सजग और सचेत कवियों का काल था। बेशक बहुत से आलोचकों ने उसे श्रृंगार काल कहकर अश्लीलता की अभिव्यक्ति से जोड़ते हुए नकारने का विफल प्रयास किया, किंतु 200 वर्षों तक लगातार अनेक बड़े महाकवियों की कविता से इस काल को सजाया गया और बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति ब्रजभाषा की दृष्टि से या उस समय की जो अन्य काव्य भाषाएं थी उनको आत्मसात करते हुए बहुत से कवियों ने महत्वपूर्ण कविता का सृजन किया। श्रृंगारिकता उस युग की मुख्य प्रवृत्ति थी, इसीलिए उसे श्रृंगार काल कहा भी गया। लेकिन वह युग की मांग थी। अगर इसे उस युग के कवियों का युगबोध भी कहा जाए तो संभवतः अनुचित नहीं होगा, क्योंकि दरबाराश्रित कवि थे। राजा महाराजाओं की, आश्रयदाताओं की अभिरुचि का ध्यान रखना उनकी विवशता थी। और उससे भी बड़ी विशेषता कि उन्होंने कविता को मृत्युन्मुख होने से बचा लिया। समाज में काव्य के ग्राहक नहीं थे, काव्य की मानसिकता नहीं थी, पाठक और श्रोता विद्यमान नहीं थे। तो निश्चित रूप से ये 200 वर्ष काव्य वंचित 200 वर्ष हो जाते यदि ये कवि कविता को उठाकर सड़क से दरबार तक न ले जाते। इसलिए ये सड़क से संसद तक की काव्य यात्रा कही जा सकती है। हम जानते हैं कि इस युग के कवियों ने वीर गाथाओं की कविताएं भी लिखी हैं, इसलिए आदिकाल की मुख्य प्रवृत्ति वीरता, उसको भी आत्मसात किया। भक्तिकाल की मुख्य प्रवृत्ति भक्ति, उसे भी आत्मसात किया। और जो उस समय की परिस्थितियां थी रीतिकाल की, 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक अगर हम संबंध की दृष्टि से देखें तो वह जो समय था वह विलासिता का, भोग वृत्ति का, कला प्रियता का, स्थापत्य कला और मूर्ति कला, चित्रकला, नृत्य कला, गायन कला। तो जो शासक थे, आश्रयदाता थे, मुगल काल था, वो विलासिता में निमग्न थे और कलात्मकता में निमग्न थे। ऐसे में ये एक प्रकार से युग धर्म भी था कि नैतिक शिक्षा दी जाए और नीति की कविता लिखी जाए। इसलिए अनेक प्रकार की नीतियों को कविता से जोड़कर जो इस युग के नीति कवि थे उन्होंने महत्वपूर्ण काव्य सृजन किया। मुक्तक भी लिखे, एक तरह से मुक्तक काव्य, लेकिन बृहद काव्य भी लिखे और अलग अलग स्फुट छंद भी लिखे। हम देख सकते हैं कि ये एक बड़ी उपलब्धि इस युग की रही है। इसलिए रीतिकाल में हम जानते हैं श्रृंगारी कवि भी थे तो श्रृंगार की कविता खूब लिखी गई। भक्त कवि थे इसलिए भक्ति की कविता भी खूब लिखी गई। वो केवल मंगलाचरण में नहीं अपितु अलग से भक्तिपरक रचनाएं भी लिखी गई, जैसे यमुना लहरी, गंगा लहरी, चंडी चरित, और इसी प्रकार बीच बीच में स्फुट रूप से भक्ति के पद, कवित्त, सवैये, दोहे आदि ये भी खूब लिखे गए, प्रचुर मात्रा में लिखे गए। इसलिए दर्शन की कविता भी लिखी गई। देव की कविता को हम देखें, अध्यात्म की कविता भी खूब लिखी गई। रीतिकाल में संत कवियों की भी एक सुदीर्घ परंपरा जो भक्तिकाल में मिलती है वह सतत है और रीतिकाल के अंत तक हम देख सकते हैं कि सहजोबाई,
रज्जब अली ये इसी युग के संत कवि हैं। सुंदर दास इसी युग के संत कवि हैं। सूफी कवि भी रीतिकाल में प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। नूर मोहम्मद को कौन नहीं जानता, अनुराग बांसुरी हम जानते हैं, बड़ी प्रसिद्ध रचना है। ऐसे बहुत सी सूफी काव्य की रचनाएं भी इस काल में लिखी गई। प्रशस्ति की कविता भी प्रचुर मात्रा में लिखी गई। विवशता थी कवियों की, जिन राजाओं के आश्रयदाताओं के दरबार में रहते थे उनकी प्रशंसा करना ये उनकी मजबूरी भी थी। और वो प्रशंसा केवल कोरी या झूठी प्रशंसा नहीं थी, केवल वायवी या अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा नहीं थी, उनमें एक प्रयोजन भी था उस प्रशंसा का। और इसलिए उन्होंने प्रशस्ति भी भरपूर की। और ये जो कवि थे ये कलाकार भी थे, ये संगीत कला भी जानते थे, ये राग रागनियों को खूब अच्छी तरह उसका अध्ययन किया था। इसलिए जो कविता है वो गेय कविता है। उनके छंदों को दोहा, कवित्त, सवैया, छप्पे या अन्य चौपाई आदि, ये इनको इन्होंने इस तरह प्रस्तुत किया था कि पूरे छंद शास्त्र का ज्ञान था। तो शास्त्रविद तो थे ही, क्योंकि दरबारों में रहते हुए राजा महाराजाओं को प्रसन्न करने का एक तरीका यह भी था, क्योंकि राजा चाहते थे कि वो भी कविता लिखें। उनको लगता था कि अशर्फियाँ हम देते हैं, वेतन हम देते हैं, पुरस्कार सम्मान हम देते हैं, दान हम देते हैं, और जो वाहवाही है, जो जय जयकार है, वो इन कवियों की होती है। जब ये छंद पढ़ते थे तो सब दरबार में बैठे हुए लोग वाह वाह करते थे, जय जयकार करते थे। तो उनके मन में आया कि वो भी कवि बने, उन्हें भी कविता आनी चाहिए, उनकी भी जय जयकार होनी चाहिए। यही नहीं, उन्होंने अपनी जो आश्रय में रहने वाली नर्तकियाँ थीं, जो प्रेयसियाँ थीं, उनको भी कवि धर्म सिखाना था। इसलिए इन दरबार आश्रित कवियों से कहा कि हमें भी और इन नर्तकियों को भी कविता सिखाओ। तो मजबूरन रीतिकाल के कवियों को काव्यशास्त्र की शरण में जाना पड़ा, आश्रय में जाना पड़ा, और शास्त्रीय ग्रंथों का गहन गंभीर अध्ययन किया। और वहाँ से ये जो काव्यांग हैं और ये जो शास्त्र के, कविता के शास्त्र के अंग हैं, इनका गहन अध्ययन करके उन्होंने हिंदी में, ब्रजभाषा में ग्रंथ लिखे, बृहत व्यापक बड़े ग्रंथ लिखे। तो राम भक्त कवि भी इस युग में रीतिकाल में मिलते हैं, कृष्ण भक्त कवि भी मिलते हैं, अध्यात्म और दर्शन की व्याख्या करने वाले कवि भी इसी युग में मिलते हैं। इसलिए यह युग कवि और कविता की विवशता का युग भी था। इस युग का परिवेश, इस युग की मानसिकता, इस युग की परिस्थितियां, इस युग के कवि का काव्य धर्म और कविता के धर्म का निर्वाह, ये सब इस बात का सूचक है, प्रेरक है कि इन कवियों को राजाश्रय में रहते हुए राजाओं को कविता सिखानी पड़ी। इसलिए कविता और कवि को दरबार में ले जाना पड़ा। तो यह वास्तव में एक बड़ा प्रदेय है, अवदान है इन कवियों का, क्योंकि इन्होंने समाज मनोविज्ञान को, आश्रयदाताओं के मनोविज्ञान को समझा, श्रोताओं के मनोविज्ञान को समझा, और उसके साथ संबद्ध होकर मनोनुकूल आश्रयदाताओं के कविता का सृजन किया, वाचन किया, पाठ किया, और उससे राजाओं को दानवीर बनने की प्रेरणा दी, युद्धवीर बनने की प्रेरणा दी। तो दानवीरता, युद्धवीरता, दयावीरता, धर्मवीरता ये सिखाई, और उससे राजा महाराजा प्रोत्साहित हुए, उत्साहित हुए। उन्होंने आश्रम में रहने वाले कवियों को पुरस्कृत सम्मानित किया, और अन्य लोगों को इस बहाने दान आदि की वृत्ति से उपकृत किया। तो ये कवि रीतिकाल के कवि शिक्षक भी थे और समाज मनोविज्ञान के अध्येता भी थे। इसलिए इन्होंने राष्ट्रीयता की कविता भी लिखी, जातीय चेतना की कविता भी लिखी, जिसमें भूषण, सूदन, गोरेलाल, पद्माकर आदि कवियों को हम, गुरु गोविंद सिंह आदि को हम जानते हैं, याद करते हैं। तो ये विघटित होता हुआ समय था। विघटन के इस समय में दरबारी व्यवस्था को नीति का पाठ पढ़ाना ये कोई सरल काम नहीं था। इन कवियों ने वह काम कर दिखाया। ऐसे बहुत सारे कवि हैं, उनमें वृंद भी एक महत्वपूर्ण कवि हैं। इस तरह हम देखते हैं कि नीति काव्य परंपरा के प्रवर्तक के रूप में
हम वृंद को जानते हैं। वृंद नीति काव्य परंपरा के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं और कवि वृंद ने जिस परंपरा को प्रशस्त किया, नेतृत्व दिया, उस परंपरा में हम देखते हैं कि संस्कृत साहित्य का प्रभाव तो रहा ही। स्रोत तो संस्कृत साहित्य के थे ही, उनका गहन गंभीर अध्ययन वृंद ने किया था। चाहे वो महाभारत हो, चाहे रामायण हो, चाहे महाकवि कालिदास हो या भर्तृहरि हो, तो चाहे चाणक्य नीति हो, विदुर नीति हो, इन सब का अध्ययन उन्होंने किया था। इस परंपरा में हम देख सकते हैं कि रहीम जैसा कवि, अब्दुल रहीम खाने खाना, जो अकबर के दरबारी कवि भी थे, उनका नीति काव्य भी बड़ा महत्वपूर्ण है। गंग कवि का नीति काव्य, नरहरि, टोडरमल भी दरबारी कवि थे अकबर के दरबार में, जो नवरत्न थे उनमें उनका भी नाम लिया जाता है। कर्नेश कवि, तानसेन कवि, जमाल कवि, अमृत कवि, और फिर रीतिकाल में गिरिधर कवि। गिरिधर की कुंडलियां बड़ी प्रसिद्ध हैं, हम जानते हैं। बैताल कवि, घाघ कवि, भड्डरी कवि, दीनदयाल गिरी को कौन नहीं जानता, उनका नीति काव्य भी बड़ा महत्वपूर्ण और बहुत प्रशंसनीय रहा है। सम्मन कवि, और इसी तरह बिहारी, जिनको हम रीति सिद्ध काव्य धारा का प्रवर्तक मानते हैं, नीति सतसई जिन्होंने लिखी, बिहारी सतसई के नाम से जानी जाती है, उन्होंने भी नीति काव्य बहुत प्रचुर मात्रा में लिखा है। तो एक सशक्त परंपरा श्रृंगार काल में, रीति काल में नीति काव्य परंपरा की भी रही है। कहीं उन्होंने श्रृंगार के साथ नीति को पिरोया है, कहीं भक्ति के साथ नीति को पिरोया है, कहीं स्वतंत्र रूप से नीति को रखा है, और नीति के विविध आयामों को हमारे समक्ष कविता में पिरोकर उजागर किया, उद्घाटित किया। इस नीति काव्य में, वृंद की कविता में कवित्व शक्ति विलक्षण है। दोहों में जो सतसइयां हैं सामान्यतः वो दोहों में लिखी गई हैं, और मुख्य रूप से भाषा ब्रज रही है सतसइयों की। तो कवित्व शक्ति विलक्षण, और इससे भी बड़ी बात नीति काव्य में जो सुदीर्घ जीवन अनुभव हैं वो प्रामाणिक रूप से हमारे समक्ष प्रस्तुत हुए। तो प्रामाणिक सुदीर्घ जीवन अनुभवों की कविता ये नीति कविता है। दृष्टांतों का अद्भुत और रचनात्मक प्रस्तुतिकरण इस कविता में मिलता है। प्रथम पंक्ति में नीति काव्य में, दोहों में, इन कवियों ने प्रथम पंक्ति में अपना मंतव्य व्यक्त किया और दूसरी पंक्ति में उसका उदाहरण दिया। जैसे हम रहीम को याद करते हैं कि जे रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग। तो जो उत्तम प्रकृति के लोग हैं, कुसंग भी उनका क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। कहते हैं ना, संगति में बुरी संगति का असर बुरा होता है, पर इसके ठीक विपरीत कहा कि जे रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग। जो उत्तम प्रकृति के लोग हैं, कुसंग उनका क्या बिगाड़ सकता है? चंदन विश्वव्यापे नहीं, ये दृष्टांत है, उदाहरण है। जैसे चंदन विश्वव्यापे नहीं, लिपटे रहत भुजंग, कि जैसे चंदन के पेड़ पर सैकड़ों सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन सर्प का विष, सांपों का जो जहर है, वो चंदन में समाहित नहीं होता। ये उत्तम प्रकृति का लक्षण है। वो कैसी भी संगति में रहे, वो अपनी प्रकृति को नहीं छोड़ता। तो ये दृष्टांतों का बड़ा रचनात्मक प्रयोग नीति काव्य में मिलता है। वृंद ने उसका उदाहरण प्रस्तुत किया है। और इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि भाषा की सरलता, वृंद तो लिखते भी हैं कि राजा अजीमुशान ने कहा था कि भाई इस तरह की रचना नीति सतसई लिखो कि सबकी समझ में आ जाए, दृष्टांत इतने सहज सरल बोधगम्य हो कि सबकी समझ में आ जाए। उसकी चर्चा अभी हम करेंगे, वो छंद अभी प्रारंभ में आएगा। तो भाषा की सरलता ब्रजभाषा में भी, और उदाहरणों की समाज से, संस्कृति से, सभ्यता से, पारंपरिक मूल्यों से, पुरा ग्रंथों से, पुरा आख्यानों से ऐसे प्रस्तुत करें कि सबकी समझ में आ जाए। और ये नीति कवियों की एक विशेषता रही है। कल्पनाशीलता, क्योंकि जब दृष्टांत देते हैं तो बहुत सारी सृजनात्मक कल्पनाएं भी कवि करते चलते हैं। चित्रात्मकता, एक पूरा बिंब बनता है सामने, उसको एक चित्र की तरह उकेर देते हैं। ऐसा लगता है जैसे मने पटल पर
एक रील है जो चल रही है। तो चित्रात्मकता, बिंबात्मकता और भारतीय मूल्यों की प्रतिष्ठा और उनकी पुनराख्यान करने की कला, उनकी पुनर्व्याख्या, जो हमारे पारंपरिक मूल्य हैं वेदों में, उपनिषदों में, धर्म ग्रंथों में, पुराणों में, अध्यात्म और दर्शन में, उनको समय सापेक्ष, संदर्भ सापेक्ष प्रस्तुति के साथ जोड़कर उनकी ऐसी अद्भुत व्याख्या करते हैं ये कवि कि मन गदगद हो जाता है। तो मूल्यों की प्रतिष्ठा, सामाजिकता और संस्कारों का बोध, समाज क्या है, सामाजिकता की अपेक्षाएं क्या हैं, हमारे संस्कार क्या हैं, हमारी संस्कृति क्या है, अंग्रेजी में कहते हैं डूज एंड डोंट्स, क्या करें क्या न करें, उसकी शिक्षा। इस समाज में, इस दुनिया में, इस संसार में रहना है तो ये शिक्षा होनी चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये सब बोध, ये सारा ज्ञान नीति कवियों ने हमें कराया, जिसमें वृंद अग्रिम पंक्ति में दिखाई देते हैं, हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं। वृंद ने हमें उचित व्यवहार सिखाया। व्यावहारिक होना भी बहुत जरूरी है, और जिसे व्यावहारिक ज्ञान नहीं है समाज उसे स्वीकार नहीं करता, नकार देता है या उसकी निंदा करता है, उसे मूर्ख तक कह देता है। तो औचित्यपूर्ण व्यवहार, समय सापेक्ष, संदर्भ सापेक्ष, कहाँ कौन सी बात अच्छी लगेगी, कौन सी बुरी लगेगी। कभी कभी अच्छी बात भी बुरी लगती है और कभी कभी बुरी बात भी अच्छी लगती है। ये भी इतने सहज ढंग से वृंद ने समझाया। अभी हम जब उसकी दोहों में चर्चा करेंगे तो बात करेंगे। तो उचित व्यवहार, पूर्ण नीति, इसके शिक्षक हैं वृंद कवि। समाज के स्वरूप को उजागर किया। ये समाज है क्या, इस समाज के रिश्ते नाते क्या हैं, और इन रिश्ते नातों का निर्वाह कैसे करना है, उसके लिए किस कला की आवश्यकता है। संतुलित जीवन क्या होता है, अनुशासित जीवन क्या होता है, और अनुशासन जीवन में क्यों जरूरी होता है, अनुशासन के आयाम क्या है। हम अगर किसी लक्ष्मी के पीछे दौड़ते हैं, पैसे के पीछे दौड़ते हैं, तो कितना धन जरूरी है, और लक्ष्मी है क्या, ये जीव और जगत क्या है, ये भ्रम क्या है, मोह क्या है, माया क्या है, इस सब की शिक्षा सीधे या प्रकारांतर से ये नीति कवि देते हैं। वृंद विशेष रूप से इसका ध्यान रखते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जो चतुष्पुरुषार्थ है, जिसकी चर्चा हमारे यहाँ अध्यात्म में, दर्शन में, शास्त्र में खूब की गई है, इसका औचित्यपूर्ण मार्ग क्या है। ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के पीछे दुनिया दौड़ रही है, तो इसका औचित्यपूर्ण मार्ग क्या है, इसको आत्मसात करने, इसे प्राप्त करने के लिए इस मार्ग को प्रशस्त करने का काम भी ये वृंद कवि करते हैं। बहुत स्थलों पर पिता का धर्म, राजा का धर्म, प्रजा का धर्म, भाई का धर्म, तुलसी ने भी धीरज धर्म मित्र नारी आपतकाल पर रखी चारी। तो ये जो नीति काव्य है ये भक्तिकाल और रीतिकाल में विलक्षण है। तो वृंद हमें चतुष्पुरुषार्थ की प्राप्ति का एक पुण्य प्रशस्त मार्ग क्या है उसकी ओर भी आकृष्ट करते हैं, ध्यान आकृष्ट हमारा करते हैं। और फिर जो नीति है वो वैयक्तिक नीति क्या है, सामाजिक नीति क्या है, एक व्यक्ति के रूप में मेरा धर्म क्या है, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, संतान के प्रति, शासन के प्रति, व्यवस्था के प्रति, सामाजिकता, वैयक्तिकता, राष्ट्रीयता, राष्ट्र धर्म क्या है, राष्ट्रीय मूल्य क्या है, और हमारे सांस्कृतिक धर्म और मूल्य क्या है, धार्मिक धर्म और मूल्य क्या है, और सबसे बड़ी बात यह कि हमारे जो वैधानिक नियम हैं उन वैधानिक विधिसम्मत नियमों का स्वरूप क्या है, उनका पालन अनुपालन क्यों आवश्यक है, कैसे आवश्यक है, उसके बिना समाज में जो अराजकता आ जाती है वह क्या होती है। इन सब को इतने सहज रूप में वृंद कवि ने अभिव्यक्त किया मित्रों नीति काव्य में, तो ऐसा लगता है कि जैसे वास्तव में जो बात जीवन के अनुभवों की प्रामाणिकता जिसको हम कहते हैं वो इन कवियों में विशेष रूप से मिलती है।
तो नीति काव्य, वृंद का काव्य हमें उचित और अनुचित का बोध कराता है। औचित्यपूर्ण क्या है, अनौचित्यपूर्ण क्या है, सार्वजनिक और सार्वभौमिक का बोध कराता है। ये जो सार्वजनिक और सार्वभौमिक मान्यताएं हैं, ये क्या हैं, इनको समाज क्यों मानता है, इनको क्यों बनाया गया है, इनका पालन अनुपालन क्यों आवश्यक है, इसका बोध भी कराता है। जीवन में जो बुराइयां हैं, जो सामाजिक दोष हैं, उनसे दूरी बनाकर रखना क्यों आवश्यक है, पुरुषार्थ क्या है और पुरुषार्थ की प्रेरणा कि जीवन में उद्यम बहुत आवश्यक है। बिना डुलाए ना मिले ज्यों पंखा की पौन। अब ये जो प्रेरणा है कि हवा भी चाहिए तो पंखा हिलाना पड़ेगा। विद्या धन उद्यम बिना कहो जुपावे कौन, बिना डुलाए ना मिले ज्यों पंखा की पौन। विद्या धन चाहिए तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कुछ भी करना है जीवन में, हासिल करना है, लक्ष्य तक पहुंचना है, तो पुरुषार्थ अत्यंत आवश्यक है। और फिर प्रारब्ध क्या है यह भी बताया कि बहुत बार पुरुषार्थ करने के बाद प्रारब्ध और उस पुरुषार्थ का तात्कालिक फल नहीं देता। कहा कि ये उद्यम बिना जो विधि ही प्रतिकूल, जैसे उपजे खेत को शलभ करे निर्मूल। उद्यम कर लें, परिश्रम कर लें, तो भी कभी कभी विधाता प्रतिकूल होता है, समय प्रतिकूल होता है, तो उसमें भी धैर्य करना चाहिए। ये मूल्य है। तो उद्यम की स्वीकृति और प्रारब्ध की भी स्वीकृति होनी चाहिए। हताशा निराशा नहीं होनी चाहिए। कभी कभी विफलता भी होती है जीवन में, उसे भी स्वीकार करना चाहिए। कभी प्रतिकूल स्थितियां भी जीवन में आ जाती हैं, उन्हें भी स्वीकार करना चाहिए। कभी महामारी आ जाती है, उसको भी स्वीकार करना चाहिए और उसका सामना करना चाहिए। घबराना नहीं चाहिए। धैर्य, संघर्ष, ये सब अहंकार का परित्याग। मनुष्य को बड़ा अहंकार होता है कि ये मेरा, ये मैंने किया, ये मैंने बनाया, ये घर, ये बंगला, ये फैक्ट्री, ये गाड़ी। लेकिन वो सारा अहंकार, प्रकृति जब विपरीत होती है तो सब धरा रह जाता है। लक्ष्मी की चंचलता के बारे में भी बताया, उसकी अस्थिरता का बोध कराया। लक्ष्मी स्थिर नहीं होती। पुरुष पुरातन की वधू क्यों न चंचला हुए। तो बड़ा विराट अनुभव रामायण, वैदिक साहित्य, औपनिषदिक साहित्य, पौराणिक साहित्य, महाभारत आदि, इनसे क्या शिक्षा मिलती है, इनसे क्या अर्जित करें। संस्कृत के नीति ग्रंथ, नीतिकार, विदुर नीति, कालिदास ने जो नीति सृजन किया, भवभूति ने, बाणभट्ट ने जो नीति परक सूक्तियां लिखी, उनको इन्होंने एक तरह से सार रूप में ग्रहण किया। नीति शतक जो भर्तृहरि का है, चाणक्य नीति जो बहुत प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है, उनसे भी स्रोत के रूप में क्या क्या ग्रहण किया जाए, वृंद ने वो ग्रहण किया। वृंद का पूरा नाम वृंदावन दास था। बीकानेर के मूल रूप से निवासी थे, रहने वाले थे। और इनका जो जन्म है वह संवत 1700 में हुआ था। हम जानते हैं कि संवत 57 वर्ष बड़ा होता है वर्ष से। तो संवत 1700 में इनका जन्म हुआ और संवत 1780 में इनका निधन हुआ। तो लगभग 80 वर्ष की आयु इन्होंने जी। संस्कृत साहित्य, वेदांत का भी बड़ा गहन अध्ययन था। काव्य ग्रंथों का, काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का भी अध्ययन था। व्याकरण ग्रंथों का, छंद शास्त्र का, अलंकार शास्त्र का अद्भुत अध्ययन इन्होंने किया था। और यात्राएं खूब की थी। नीतिकार यात्री होता है, घुमंतु होता है, क्योंकि उन यात्रों से ही जीवन अनुभव बटोरे जाते हैं। इसलिए उनका संचय किया, उनका प्रतिबिंबन, उन यात्राओं से जो सीखा, जो अर्जित किया, उसका प्रतिबिंबन इनकी कविताओं में सहज मिलता है। इसीलिए काशी की यात्रा, जोधपुर की यात्रा, दिल्ली की यात्रा, औरंगाबाद की यात्रा, अजमेर की यात्रा, ढाका, पंजाब, दक्षिण भारत, किशनगढ़, पता नहीं कितनी यात्राएं की। और उन सब यात्राओं से बहुत कुछ सीखा और अनेक राजाओं के दरबार में आश्रय ग्रहण किया। वहां रहकर उन राजाओं की मनस्थिति का अध्ययन किया, जिसमें महाराजा जसवंत सिंह भी बाद में कवि बने। उन्होंने भी
कवि शिक्षा ग्रहण की। औरंगजेब के दरबार में भी कुछ समय रहे, मिर्जा कादरी के दरबार में रहे, अजीमुशान के दरबार में रहे, जिनके दरबार में रहकर उनकी प्रेरणा से ये नीति सतसई जिसकी हम व्याख्या करने जा रहे हैं वह लिखी। गुरु गोविंद सिंह के संसर्ग में, उनके आश्रय में भी कुछ समय रहे और महाराजा राज सिंह के दरबार में भी इनको रहने का अवसर मिला। वृंद ने बहुत व्यापक और बृहत स्तर पर सृजन किया। उनकी बहुत सारी रचनाएं हमें मिलती हैं। सम्मत शिखर, जिसको सम्मेत शिखर छंद के रूप में जाना जाता है, छोटी रचना है, छप्पे में लिखी गई है, लेकिन महत्वपूर्ण रचना है और उससे जैन धर्म का, जैन मत के समर्थन का प्रमाण उस रचना से मिलता है। बारहमासा लेखन की परंपरा सूफी काव्य में तो है ही, और मध्यकाल के बहुत से कवियों ने बारहमासा लिखा है। 12 महीने का वर्णन बहुत रोचक ढंग से उसमें परंपरा का निर्वाह है। 13 सवैये उसमें मिलते हैं। अक्षर आदि दोहे 85 दोहे हैं और ये अंत्याक्षरी दोहे के नाम से भी इनको जाना जाता है। इसी तरह नैन बत्तीसी, जैसा कि शीर्षक से ही विदित हो रहा है कि ये श्रृंगार की रचना है। नेत्रों के सौंदर्य पर ये 32 छंद होने चाहिए 32 से, लेकिन 49 छंद मिलते हैं जो वृंद ग्रंथावली जनार्दन राव चेलेर ने संपादित की है, उसमें इसको शामिल किया गया है। मुक्तक रचना है, लेकिन शास्त्र का ज्ञान है, क्योंकि श्रृंगार इसकी पृष्ठभूमि में दिखाई देता है। तो श्रृंगार के भेद, संयोग वियोग, फिर उसकी कामदशाएं, मनोदशाएं आदि, उनका चित्रण मिलता है। भाव पंचाशिका, यह भी श्रृंगार की रचना है और इसमें 51 दोहे हमें मिलते हैं। ये 51 सवैये, 51 दोहे, दोनों का समन्वय हम इस रचना में देख सकते हैं। वृंद ग्रंथावली में इसे भी समाहित किया गया। श्रृंगार शिक्षा, श्रृंगार रस की शिक्षा, भेद उपभेद आदि, इसको भी 85 छंदों में हम देख सकते हैं। पवन पचीसी, ये प्रकृति परक रचना है। 25 छंद इसमें छप्पे हैं। बसंत ऋतु का, बसंत की हवा का बड़ा सुंदर चित्रण इसमें मिलता है। इसी तरह हितोपदेशाष्टक, पुष्कराष्टक, भाषा हितोपदेश, ये भारत कथा, सत्य स्वरूप, रूपक, वचनिका, प्रताप विलास, पति मिलन, देवस्तुति, ये बहुत सारी रचनाएं। स्फुट छंद भी बहुत सारे मिलते हैं जो वृंद के नाम से हमें वृंद ग्रंथावली में चेलेर जिन्होंने संपादन किया शामिल किया। जो बहुत महत्वपूर्ण 2 रचनाएं हैं वो नीति सतसई है और यमक सतसई है। यमक सतसई, जैसा कि शीर्षक से ही ज्ञात हो रहा है, यमक अलंकार की दृष्टि से सतसई लिखी गई है। दोहे हैं और यमक हम जानते हैं कि एक ही शब्द की आवृत्ति हो और अर्थ अलग अलग हो। श्लेष, एक ही शब्द में अनेक अर्थ चिपके होते हैं और यमक में शब्द की आवृत्ति एकाधिक बार होती है और अर्थ अलग अलग होता है। तो शास्त्र का ज्ञान है, बोध है, तभी यमक सतसई लिखी। और नीति सतसई, जैसा हम जानते हैं कि ये वृंद विनोद सतसई के नाम से भी जानी जाती है। यही रचना है जिसके दोहों की व्याख्या अब हम आगे करेंगे। वृंद की जो नीति है, नीति काव्य है, उसमें वैयक्तिक नीति, व्यक्ति का धर्म क्या है, आचरण क्या है, क्या होना चाहिए, क्या करे क्या ना करे, जीवन शैली क्या हो, पारिवारिक नीति, एक परिवार को कैसे चलाया जाए, परिवार में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का धर्म क्या है, रिश्ते नाते क्या होते हैं, दायित्व क्या होता है, अधिकार और दायित्व दोनों का निर्वाह, सामाजिक नीति, आर्थिक नीति, धार्मिक नीति और राजा की राजनैतिक नीति क्या है। राजधर्म निर्वाह करना, हमने तुलसी के मानस में देखा कि भगवान राम ने जो राजधर्म का निर्वाह किया उसके लिए उन्हें क्या क्या कदम उठाने पड़े, क्या क्या करना पड़ा। मुखिया मुख सो चाहिए, तुलसी तो कहते भी हैं कि राजा कैसा हो, मुख जैसा हो, जो कुछ भी ग्रहण करे तो अपने पास न रखे, शरीर के सब अंगों को वितरित कर दे। तो राजनैतिक नीति, धार्मिक नीति, आर्थिक नीति, अर्थनीति देश के लिए, समाज के लिए बहुत जरूरी है। अगर उसका अनुशासन, उसका संतुलन ठीक नहीं होगा तो व्यवस्था डगमगा जाएगी। इस तरह हम देखते हैं कि वृंद के काव्य में ये तमाम विशेषताएं हमें मिलती हैं। अब हम उनकी छंदों की व्याख्या आगे करेंगे।